हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अनवर है और आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आज है हम लोग जो दृष्टि का एनसीईआरटी क्विक बुक है उसका हम लोग जियोग्राफी का 6 क्लास का देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो जियोग्राफी का 6 क्लास का बुक है सामाजिक विज्ञान पृथ्वी हमारा आवास। तो जो पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी, इसका जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए देखिए पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी और पहला जो क्वेश्चन है, देखिए पहले जो क्वेश्चन है वो है, देखिए निम्नलिखित में कौन से खगोलीय पिंड है, जो निम्नलिखित में है वो कौन सा खगोलीय पिंड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। देखिए सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और उल्का पिंड, ये जो चारों है ये खगोलीय पिंड में आते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। देखिए सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। खगोलीय पिंड किसको कहते हैं? वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, मतलब किसको तारा कहते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है उसको तारा कहते हैं। जिसके पास, देखिए वह खगोलीय पिंड जिसके पास अपना ऊष्मा तथा प्रकाश रहता है उसको तारा कहते हैं। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो देखिए कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है जिसको वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, सूर्य है एक तारा है। आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती है। जो तारों के जो विभिन्न समूहों द्वारा आकृति बनाई जाती है उसको क्या कहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नक्षत्र मंडल कहलाता है नक्षत्र मंडल। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। देखिए रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियां दिखाई देती है, उन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। आप लोग रात में देखे होंगे कि तारों द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनी रहती है, उसको नक्षत्र मंडल कहते हैं। आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से संबंधित आर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है। अंतरिक्ष से संबंधित आर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नक्षत्र मंडल से है। किससे है? नक्षत्र मंडल से है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। देखिए आर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। स्मॉल वियर या सप्तऋषि तारों को समूह को बहुत आसानी से पहचाना में आने वाला नक्षत्र मंडल है। जो सप्तऋषि है यह एक प्रकार का भी नक्षत्र मंडल है। यह बड़े नक्षत्र मंडल आर्सा मेजर का भाग है। जो सप्तऋषि है यह एक बड़े नक्षत्र मंडल आर्सा मेजर है उसका एक भाग है। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, देखिए किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। ग्रह किसको कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होती है एवं जो तारों से प्रकाशित होकर प्रकाशित होते हैं, मतलब जिसके, देखिए वह खगोलीय पिंड जिसके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है उसको तारा कहते हैं, और वह खगोलीय पिंड जिसके पास अपना ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है उसको ग्रह कहते हैं। आइए इसकी व्याख्या के और अच्छे से देखते हैं। देखिए कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। देखिए जो कुछ खगोलीय पिंड है उसमें अपना ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहे जाते हैं। उसको क्या कहते हैं? जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उसको ग्रह कहे जाते हैं। देखिए ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा प्लेनेटाई से बना है। जो प्लेनेट है वह ग्रीक भाषा प्लेटाई से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। चारों ओर घूमने वाला प्लेनेटाइड का अर्थ होता है। अगला है, देखिए अगला है छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला कथन है, पृथ्वी एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। तो पहला है जो यह जो सही है। दूसरा देखते हैं कथन, पृथ्वी सूर्य के दूरी के हिसाब से चौथे ग्रह है और आकार में तीसरा बड़ा। तो यह जो दूसरा हो जाएगा यह गलत, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब केवल एक, मतलब प्रथम जो पहला कथन है वो सही है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं।
देखिए पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा है जो सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी के सबसे नजदीकी का तारा है। पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा कौन है? तो सूर्य है। देखिए पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। मतलब अगर पृथ्वी को दूर से जैसे चंद्रमा से आप देखेंगे तो पृथ्वी है जो चमकती हुई प्रतीत होती है। आगे देखते हैं, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है तथा आकार में पांचवा सबसे बड़ा है। पृथ्वी है जो सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है और आकार में पांचवा ग्रह है। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों की सही क्रम को चुनिए। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रह को देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए पहले बुध आता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो देखिए सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से ग्रहों की क्रम। देखिए पहले बुध आता है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो है आंतरिक ग्रह है। ये चारों जो है इसको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। अगला देखते हैं पांचवा, देखिए बृहस्पति, शनि, यूरेनस मतलब अरुण और नेपच्यून मतलब वरुण। ये है 8 ग्रह हैं और ये जो है इसको बाह्य ग्रह कहते हैं और इसको आंतरिक ग्रह कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह कहते हैं और बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून को बाह्य ग्रह कहते हैं। आगे देखते हैं 8 नंबर। देखिए नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह है, मतलब आंतरिक ग्रह कौन कौन से है। तो देखिए बुध, शुक्र, मंगल, ये तीनों है जो आंतरिक ग्रह हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1, 2, 3 है जो आंतरिक ग्रह और चौथा जो बृहस्पति है बाह्य ग्रह में आता है। आपको हम बताए थे अभी। जैसे देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये जो है आंतरिक ग्रह के श्रेणी में आते हैं और बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये जो है बाह्य ग्रह के श्रेणी में आते हैं। 4 आंतरिक ग्रह और 4 बाह्य ग्रह होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। देखिए वे ग्रह जो सूर्य के नजदीक हैं एवं चट्टानों से बने होते हैं, वे ग्रह जो सूर्य से काफी नजदीक होते हैं एवं चट्टानों से बने होते हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आंतरिक ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। आइए अगला देखते हैं, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से बाह्य ग्रह हैं। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से बाह्य ग्रह हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। देखिए बृहस्पति, नेपच्यून, शनि, यूरेनस ये चारों हैं जो बाह्य ग्रह के श्रेणी में आते हैं। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। देखिए बाह्य ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं। जो बाह्य ग्रह होते हैं वो सूर्य से काफी दूर पर होते हैं तथा बहुत बड़े आकार के होते हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। जो बाह्य ग्रह होते हैं वो गैस तथा तरल पदार्थों से बने होते हैं। देखिए बाह्य ग्रह कौन कौन सा है, तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये बाह्य ग्रह के श्रेणी में आते हैं। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। जो नीचे दिए हुए कथन है उसके कारण पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला कथन है, कथन ए है, ए कह रहा है बुध का शुक्र के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। दूसरा कारण आर कह रहा है बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। तो देखिए कथन ए है और आर है जो दोनों सही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। ए और आर जो है दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को। देखिए बुध सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। इसकी जो इसी कारण है जो इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल है जो सबसे कम यानी 88 दिन में ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। मतलब सौर मंडल में वो कौन से ग्रह हैं जिनके बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। देखिए इसकी व्याख्या को। देखिए तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त भी जो असंख्य मतलब बहुत ज्यादा संख्या में छोटे पिंड है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहलाता है। जो पिंड है उसको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं।
देखिए ये है जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। जो ये क्षुद्र ग्रह होते हैं मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो ग्रह के ही भाग होते हैं जो वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? मतलब हमारे सौरमंडल में सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपच्यून, नेपच्यून या वरुण। ये इसकी व्याख्या को देखते हैं। देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम है। देखिए सबसे पहले कौन है? सबसे सूर्य से सबसे नजदीक बुध हो जाएगा और सबसे बाद मतलब सबसे दूर नेपच्यून हो जाएगा। देखिए वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो, सीरियस व 2003 यूबी 313 जैसे खगोलीय पिंडों को बौना ग्रह की श्रेणी में रखा जा सकता है। आइए अब है जो आगे 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। देखिए पहला जो कथन है, पृथ्वी के आकार को भूआब भी कहते हैं, तो ये जो है पहला सही है। दूसरा देखते हैं, पृथ्वी है जो पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ध्रुवों के पास जो है चपटी है, तो देखिए ये दोनों है जो सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। देखिए पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार भूआब कहा जाता है। पृथ्वी के आकार को भूआब कहते हैं। भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के सामने, देखिए पृथ्वी के समान आकार जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ जल एवं वायु की उस उपस्थिति है जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है। आइए अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो सत्य है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो देखिए पहला कथन है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। दूसरा कथन है, पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ वनों के कारण दिखाई देता है। तो इसका आंसर है जो कौन सा सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो, जो दोनों है जो यह असत्य है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं कि क्यों असत्य है। देखिए अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी है जो नीले रंग की दिखाई पड़ती है। पृथ्वी के जो अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि पृथ्वी के 2/3 स्थल पर जो जल से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला है, सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? जो सौरमंडल है उसका निर्माण किससे मिलकर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, मतलब ग्रह, उपग्रह, सूर्य और उल्कापिंड, जो चारों है जो सभी से मिलकर है जो सौरमंडल का निर्माण होता है। आगे देखते हैं। देखिए सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। देखिए उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है, जिसका मुखिया सूर्य होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है, सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधी रखता है। मतलब जो सूर्य का जो खिंचाव बल है वो सौरमंडल को बांधी रखता है। इसका जो पहला कथन है वो सत्य है। और दूसरा कथन है जो सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है, ये भी दूसरा जो कथन है वो भी सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक और दोनों कथन है जो दोनों सत्य हैं। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। देखिए सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, यह बहुत बड़ा है। सूर्य जो बहुत बड़ा होता है, सौरमंडल बहुत बड़ा होता है। आइए देखिए, एवं अधिक गर्म गैसों से बना होता है। इसका खिंचाव बल इसके सौरमंडल को बांधे रखता है। देखिए सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। हम सूर्य की अधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा होने के बावजूद हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। मतलब पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसी कारण है जो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं? लगभग 8 मिनट। आगे देखते हैं,
सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले होते हैं? सौर मंडल के ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीर्घवृत्ताकार, मतलब ऐसे होते हैं, दीर्घवृत्ताकार ऐसे होते हैं। देखिए, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार रूप में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। जो दीर्घवृत्ताकार रूप है उसको कक्षा कहलाते हैं। अगला देखते हैं। देखिए, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। इसकी व्याख्या को देखिए, सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर आता है, इसलिए इसको जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र को पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे छोटा बुध है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, हमारे सौरमंडल के ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा तथा बुध सबसे छोटा ग्रह है। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन से वे 2 ग्रह हैं जिनका सौरमंडल में अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होती है? मतलब विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र और यूरेनस। मतलब शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जो बाकी ग्रहों की तुलना में उल्टी दिशा में घूमते हैं। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। देखिए, शुक्र और यूरेनस की परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों के विपरीत होती है। शुक्र और यूरेनस की घड़ी के सुई की दिशा में घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं। ये भी सही है पहला। दूसरा कथन है, ये छल्ले विभिन्न पदार्थ के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां होती है। ये भी सही है, मतलब पहला और दूसरा दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो देखिए, उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अगर पृथ्वी से देखना है इन छल्लों को तो किसका उपयोग करना पड़ेगा? तो शक्तिशाली दूरबीन का उपयोग करना पड़ेगा। आइए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा मतलब उपग्रह नहीं है? कौन से ऐसे सौरमंडल में ग्रह हैं जिनके पास एक भी चंद्रमा मतलब उपग्रह नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 1 और 3, मतलब बुध और शुक्र। बुध और शुक्र पास उपग्रह नहीं है। देखिए, हमारे सौरमंडल में बुध एवं शुक्र के पास कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है। आइए आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा किसके पास है? मतलब सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शनि। वर्तमान में मतलब आज तक शनि ही है। आगे देखते हैं। देखिए, शनि के चंद्रमा की संख्या कितना है? 146। बृहस्पति के चंद्रमा की संख्या कितना है? 95 है। मंगल के चंद्रमा की संख्या कितना है? 2 है। और यूरेनस के चंद्रमा की संख्या कितना है? 28 है। कितना है? 28 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? तो जो कि पहला कथन है, उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। ये जो पहला कथन है वो सत्य है। दूसरा कथन देखते हैं, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा के व्यास के पृथ्वी के व्यास से आधा है। तो ये दूसरा कथन है ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही, मतलब केवल कथन एक सही है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। देखिए, उपग्रहों को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट कहते हैं उपग्रहों को अंग्रेजी में, जिसका अर्थ होता है साथी या सहचर। ये उपग्रहों अपने ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य के भी परिक्रमा करते हैं। मतलब ये अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते ही हैं और साथ में सूर्य के भी चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अतः यह कथन पहला है जो सत्य है। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 भाग है। आगे देखते हैं, यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा में नजदीक है। अतः कथन 2 गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन।
26 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री कौन थे? मतलब प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो देखिए, खगोलीय पिंडों एवं उसकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्री कहते हैं। देखिए, खगोलीय पिंडों एवं उसकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? तो खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। देखिए, पहला कथन है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कथन जो है सही है ए। कथन कारण या आर का क्या क्या कह रहा है? तो चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक होता है। ये दूसरा कथन है, यह गलत है। दूसरा कथन गलत है। देखिए, कुट क्या होगा? देखिए, आर ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है, ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। चंद्रमा जो पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है, लगभग इतने समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। अतः चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय के बराबर ही होता है। मतलब चंद्रमा अपने अक्ष पर जितना समय पूरा करता है, वह पृथ्वी का भी एक चक्कर पूरा उतने समय में ही करता है। इसके परिणाम स्वरूप है जो पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अगला पॉइंट देखते हैं। नील आर्मस्ट्रांग है जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखे थे। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। तो 28 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। जो पहला कथन है वो सत्य है। दूसरा कथन है, खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह को आकाशगंगा कहते हैं। जो है दूसरा कथन भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है जो एक और दोनों कथन सही है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। देखिए, उपयुक्त दोनों कथन सही है। पहला पॉइंट देखिए, इसकी व्याख्या क्या? देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, देखिए, खुले आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली सफेद पट्टी जो कि एक चमकदार रास्ते की तरह दिखती है, यह लाखों तारों का समूह होता है। यह पट्टी को आकाशगंगा कहते हैं, आकाशगंगा कहलाती है। आइए आगे देखते हैं। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना, जो आकाशगंगा का जो कल्पना है, वह प्रकाश में एक बहती नदी से की गई थी। बहती नदी से की गई थी, जिस कारण इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा नाम क्यों पड़ा? तो जो प्राचीन में है, जो आकाश में जो तारों का समूह है, उसको एक बहती नदी के नाम से प्रतीत किया गया था, जिस कारण हमारे जो आकाशगंगा है उसका नाम आकाशगंगा पड़ा। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग देखेंगे दूसरा चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इसको अच्छी से व्याख्या करने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।